हेलो साथियों, एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व कराऊंगा। और आज के इस सेट में मैं टोटल आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो यहाँ पर आपको 50 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं मैंने, अगर मैं बात करूँ तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के यानी कि सभी टाइप के थ्योरी वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, आज सारे मिक्स क्वेश्चंस मैं आप सभी को यहाँ पर जो है इस सेट के कराऊंगा। और यहाँ पर जो है ऐसे फॉर्मूले भी आज ऐड किए गए हैं जो अभी तक आपको नहीं पढ़ाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा आप सभी लोगों के बहुत ज्यादा मैसेज करने से यहाँ पर मैंने दोबारा से ये कूपन कोड दे दिया है। जिन्होंने इस बैच को पहले से नहीं लिया था प्राइस बढ़ने की वजह से, तो यहाँ पर मैं कूपन कोड दे रहा हूँ। अब आपको 10 प्लस फुल मॉक टेस्ट जो है यहाँ पर आपको ये कूपन कोड अप्लाई कर देना है ASO50। जहां पर आप बाई नाउ पर जाएंगे वहीं पर आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जब ये आप अप्लाई कर देंगे तो अब आपको ये भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप सभी को पता है कि अब आपके इस बैच में 1500 प्लस जो है वो MCQ भी ऐड कर दिए गए हैं। MCQ मैंने बताया था इसमें आपके थ्योरी, न्यूमेरिकल, इसके अलावा MCQ इस प्रकार से बनाए गए हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पर आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन, ये सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको पता ही है कि इसमें यूपीजी के कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स आपको दिए जा रहे हैं फ्री में, साथ ही साथ आपको स्टैटिक्स के शॉर्ट नोट्स पूरे थ्योरी के, और साथ ही साथ फॉर्मूला नोट्स दी जा रही है जिसमें आपके स्टैटिक, मैथ्स और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के सारे कंप्लीट फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो ये कूपन आपका जल्द ही एक्सपायर होगा। तो इस कूपन के एक्सपायर होने से पहले पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप जो है इस बैच को बाय कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू हैं उन सभी को पता होना चाहिए कि आपको डाउनलोड करना है एलवी क्लासेज ऐप। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एलवी क्लासेज ऐप जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। और उसमें जो है आपको गवर्नमेंट एग्जाम कोर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उससे आप वहां पर क्लिक करके ले सकते हैं। चलिए, तो आज यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इन सभी के कंप्लीट चैप्टर्स के जो है यहाँ पर आज क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो आपको कई बार बताया भी गया है और रिवीजन भी कराया गया, तो ये तो याद हो जाना चाहिए सभी को कि सांख्यिकी यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है आपका, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। याद रखिएगा, अलग अलग पूछा जाएगा आपसे। तो लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुई है। ये किस भाषा का शब्द है? ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है स्टेटस, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये आपका जो दिया गया है यहाँ पर स्टैटिस्टा, ये आपका इटालियन शब्द है, ठीक है। स्टैटिस्टिक दिया गया, ये आपका जर्मन शब्द है। ये कौन सा है? आपका जर्मन है, ठीक है। ये मैंने बता दिया इटालियन है। और ये आपका फ्रेंच शब्द है, यहाँ पर ये दिया गया है। तो इन चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, कंफर्म यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि कौन सा किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर केवल लैटिन की बात हुई थी, यहाँ पर याद रखिएगा स्टेटस, ये विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके अलावा पीडीएफ मैंने जितने भी इसके पहले के सारे प्रैक्टिस सेट हुए हैं उनकी बिल्कुल फ्री वाले सेक्शन में जो है ऐड करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं देखी है तब भी एलवी क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको बैच लेना हो या ना हो, ठीक है। इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ वहां पर ऐड की जा रही है। इसके बाद आइए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि जब एक सांख्यिकी विद किसी प्रतिदर्श के आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के मापदंडों का अनुमान लगाता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एक सांख्यिकी विद है यानी कि जो सांख्यिकी वैज्ञानिक है, जब वो पूरी जनसंख्या का किसी एक सैंपल के आधार पर यानी कि कुछ लोगों का यहाँ पर समूह लेकर उससे जो है जो निष्कर्ष निकालता है, जो डेटा देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे याद रखिएगा, उसे बोलते हैं निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी। क्या बोला जाता है? निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी बोला जाता है। क्योंकि पहले ही बताया गया कि यहाँ पर जो है एक प्रतिदर्श के आधार पर यानी कि सैंपल के आधार पर जो है होल पॉपुलेशन यानी कि पूरी जनसंख्या का यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो कहलाता है आपका निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है यहाँ पर एक पूर्ण पैमाने पर सर्वेक्षण शुरू करने से पहले प्रश्नावली का परीक्षण करने के लिए आयोजित किए गए छोटे सर्वेक्षण को क्या कहा जाता है। प्रश्नावली आप जानते हैं, यहाँ पर प्राथमिक डेटा एकत्र करने की विधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्नावली की जांच करने के लिए, इस प्रश्नावली में कहीं कोई गलती तो नहीं है, तो इसकी जांच करने के लिए पहले ही एक परीक्षण किया जाता है, एक छोटा सा, जिसे पूर्व परीक्षण या पायलट परीक्षण बोलते हैं, जिसे यहाँ पर जो है पूर्व परीक्षण या फिर पायलट सर्वेक्षण या पायलट परीक्षण बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि वर्गीकरण और सारणीयन, यहाँ पर जो है वर्गीकरण और सारणीकरण से पहले तैयार की गई रूपरेखा जिसमें केवल पंक्तियां और कॉलम होते हैं लेकिन कोई आंकड़ा नहीं होता है तो क्या कहलाती है। यानी कि यहाँ पर टेबल की बात होती है। आप सभी को पता है कि जो टेबल होती है, टेबल में आपके ये रो होती हैं इस तरह से और ये होते हैं कॉलम, ठीक है। और मैंने बताया था कि यहाँ पर रो की जो आप हेडिंग डालते हैं ये वाली, इसको बोलते हैं स्टब। क्या बोला जाता है? स्टब। और जो कॉलम की आप हेडिंग यूज करते हैं इसको बोलते हैं कैप्शन। और इसके अलावा इस भाग में जो लिखा जाता है डेटा वो आपका कहलाती है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि रूपरेखा तैयार करने से पहले केवल पंक्तियां और कॉलम होते हैं। जैसे कि टेबल आपको दिख रही है, इसमें केवल पंक्तियां हैं और कॉलम है, अभी कोई डेटा नहीं भरा गया, तो इसे क्या बोला जाएगा? जब भी कोई डेटा नहीं भरा जाता है तब उस समय टेबल को बोलते हैं डमी टेबल। क्या बोलते हैं? डमी टेबल, क्योंकि अभी जो है इसमें कोई भी आंकड़ा या डेटा जो है वो फिल नहीं किया गया है, तब तक ये क्या कहलाएगी? डमी टेबल कहलाएगी। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि 1000 छात्रों में से 50 का प्रतिदर्श चुनना है और शोधकर्ता जो है इस सूची में हर 20वें छात्र, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितने लोग हैं? 1000 दिए गए हैं और यहाँ पर 1000 में से जो है 50 का आपको प्रतिदर्श चुनना है, तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी को पता है, तो वही बताया गया कि 50 का प्रतिदर्श चुनना है और शोधकर्ता जो चेक कर रहा है सूची में हर 20वें छात्र को चुन रहा है, हर 20वें छात्र को, यानी कि वो एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर जो है सैंपल का चुनाव कर रहा है। जो उसको सैंपल लेना है वो एक सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित तरीके से चुन रहा है, हर 20वें बच्चे को जो है यहाँ पर ले रहा है। तो वही यहाँ पर बताया गया, इसे क्या कहेंगे? इसे व्यवस्थित या फिर सिस्टमैटिक प्रतिचयन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यहाँ पर जो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग या व्यवस्थित प्रतिचयन जो है इसे बोला जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि जब अन्वेषक ऐसे लोगों से संपर्क करता है जिन्हें वह जानता है और फिर उनसे अन्य लोगों की जानकारी मांगता है, तो ये जो है क्या कहा जाता है? जो अन्वेषक है वो ऐसे कुछ लोगों से संपर्क करता है जिनके बारे में वो जानता है और फिर उनसे जानकारी लेता है, तो इस प्रकार के यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसे कोटा प्रतिचयन, सुविधा, सुविचार, याद रखिएगा। इसे बोला जाता है स्नोबॉल प्रतिचयन। क्या बोलते हैं इसे? स्नोबॉल प्रतिचयन बोलते हैं। कब? जब अन्वेषक ऐसे लोगों से संपर्क करता है जिन्हें वो जानता है, तो इसे यहाँ पर बोला जाता है स्नोबॉल प्रतिचयन या फिर स्नोबॉल सैंपलिंग। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि किसी आलेखी प्रस्तुतिकरण की सहायता से पहले हम किसी बारंबारता का बहुलक निर्धारित कर सकते हैं। क्या बताया गया? कि आलेखी प्रस्तुतिकरण की सहायता से, आलेख की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है? किसी भी बारंबारता बंटन का बहुलक यानी कि मोड निर्धारित करना है। तो इनमें से आप किसका प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा बारंबारता का बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए अगर आपको आलेखी विधि यानी कि प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ज्ञात करना है तो यहाँ पर आयातित चित्र यानी कि हिस्टोग्राम का प्रयोग किया जाता है। जो सबसे ऊपरी आयत होता है उसके सभी शीर्षों को मिलाकर बहुलक ज्ञात किया जाता है, ये याद रखिएगा। सबसे ऊपरी आयत यानी कि जो हिस्टोग्राम होता है इसके सभी शीर्षों को मिलाकर जो है मोड यानी कि बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि पाई चार्ट में यदि किसी श्रेणी का खर्च जो है वो कुल खर्च दिया गया 1200, इसमें से 200 रुपए है, तो उसका केंद्रीय कोण क्या होगा? पाई चार्ट आप लोग जानते हैं, जैसे कि ये दिया गया, इसमें जो है इस तरह से अलग अलग मदों के खर्च दिखाए जाते हैं। तो इस टोटल भाग का खर्च बताया गया कुल है 22, इसमें से यहाँ पर जो है एक श्रेणी, किसी एक श्रेणी का खर्च कितना है? 200। तो आपसे केंद्रीय कोण पूछ रहा है, याद रखिएगा केंद्रीय कोण यानी कि अगर आपको एंगल ज्ञात करना है यहाँ पर, तो इसके लिए पहले तो वैल्यू हो जाएगी यानी कि 200 बटे कुल वैल्यू यानी कि 1200 और गुणे में हो जाएगा 360, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरा कोण जो होता है केंद्र का वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका कट जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो है 12 3 36 यानी कि 30 डिग्री आएगा और 30 का गुणा आप 2 में कर देंगे तो 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 डिग्री। विकल्प नंबर बी, ये एक भाग का कोण आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बीच अंतर के संबंध में
कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर जो है प्राथमिक और द्वितीयक डेटा आप लोग जानते हैं, जो पहली बार स्वयं से एकत्र किया जाता है वो आपका प्राथमिक डेटा कहलाता है, और जो डेटा पहले से उपलब्ध होता है, ठीक है, या फिर किसी और के माध्यम से प्राप्त होता है, वो आपका कौन सा डेटा होता है, द्वितीयक डेटा होता है। तो इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो गलत है कह रहा है। पहली कह रहा है कि प्राथमिक मूल रूप से होते हैं, जो प्राइमरी डेटा होता है वो मूल रूप से होता है, सभी को पता है कि स्वयं से एकत्र किए जाते हैं और पहली बार एकत्र किए जाते हैं, तो ये कथन तो सही है। दूसरा कह रहा है कि द्वितीयक में कम समय लगता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि डेटा पहले से उपलब्ध है, वहां से आपको कलेक्ट करना है, तो ये यहाँ पर समय कम लगेगा। इसके अलावा कह रहा है कि द्वितीयक हमेशा प्राथमिक से अधिक विश्वसनीय होते हैं, ये तो नहीं होता है, क्योंकि द्वितीयक डाटा आप किसी दूसरे से ले रहे हैं, और आप कोई चीज अगर किसी दूसरे से ले रहे हैं तो वहां पर उतना विश्वास नहीं होगा जितना आप खुद कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो सही नहीं लग रहा है। इसको देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक आंकड़े दूसरे के लिए जो है द्वितीयक हो सकते हैं, बिल्कुल सही। जो प्राथमिक आंकड़ा होता है जब वो किसी दूसरे के द्वारा उन्हें लिया जाता है तो वो द्वितीयक आंकड़ा बन जाता है। तो कुल मिला के ये एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि द्वितीयक डेटा हमेशा प्राथमिक से ज्यादा विश्वसनीय नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि जब सारणी में आंकड़ों को दो विशेषताओं के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है, जब सारणी में दो विशेषताएं होती हैं, ठीक है, सिंगल विशेषता, जैसे टेबल में आपको बता दिया जाए, केवल एक सिंगल टेबल बना दी जाए और यहाँ पर सिंगल विशेषता दे दी जाए, और अगर टू वे टेबल बनानी है तो आपको यहाँ पर जो है टू वे टेबल बनाने के लिए दो विशेषताओं के साथ इसे प्रदर्शित करना पड़ेगा, तो ये द्विचर सारणी कहलाती है, टू वे टेबल कहलाती है, जहां पर दो विशेषताएं उसकी प्रदर्शित की जाती हैं, ठीक है। के बाद आइए, अगला कह रहा है कि तीन संख्याओं 2, 3 और 6 का हरात्मक माध्य। देखिए, हरात्मक माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बटे समेशन 1/x, ये तो होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर n की वैल्यू ध्यान दें तो 1 2 3 कितने अंक हैं, तीन संख्याएं हैं। अब बटे में ध्यान दीजिए, समेशन 1/x है, तो ये हो जाएगा 1/2, प्लस में हो जाएगा 1/3 और प्लस में हो जाएगा 1/6। अब बस इसको आपको सॉल्व करना, जो मेथड आपको आता हो सरल तरीके से उसका आप यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आसान लगे। देखिए, मैं सभी का लाशा ले लेता हूँ, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 तिहाई 6 3 बार जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, और 6 से करेंगे तो 1 ही बार जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 3 बटे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है आपका 6, और ये 2 3 2 5 1 6, तो 6 बटे 6 ये तो कट जाएगा वैसे भी यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 3। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर ए आपका जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि यदि किसी डेटा सेट में एक प्रेक्षण 0 है, यानी कि एक आपका अवयव जो है वो 0 है, तो कौन सा माप जो है वो अपरिभाषित या शून्य हो जाएगा। अगर किसी भी श्रेणी का, जैसे कि अभी आपको ये क्वेश्चन बताया गया, अगर मान लीजिए इसमें से एक अवयव 0 होता तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक अवयव 0 होता तो ये काट जाता, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसमें, देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो आपका एम दिया गया है, एक अंक 0 होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वही मान कम होगा, बहुलक में भी नहीं, केवल आपका गुणोत्तर माध्य, क्योंकि गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, जब भी आप जीएम ज्ञात करते हैं तो ए बी सी, अगर 3 पद हैं तो पावर में कितना आएगा 1/3, अगर इनमें से कोई भी एक अवयव 0 है तो पूरा का पूरा मान शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी एक अवयव 0 है तो कौन सा ऐसी माप है जो अपरिभाषित या शून्य हो जाएगी, तो याद रखिएगा ज्यामितीय माध्य, ठीक है, यानी कि गुणोत्तर माध्य। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि प्रसामान्य बंटन में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, इनके बीच जो है क्या संबंध होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हुई है और क्वार्टाइल डेविएशन, तो आपको याद रखना, देखिए क्रम से याद रखिए, सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन, फिर इसके बाद मीन डेविएशन और फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, बस सीधे आप क्रम से घटाते हुए लिख दीजिए 6 5 4, ये संबंध होता है, ठीक है। आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है यहाँ पर, इसके अलावा माध्य विचलन जो होता है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये संबंध होता है 6 5 4, इन सभी से ये संबंध आपको दिया गया, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि इस पे आपके कॉन्सेप्ट संबंधी क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है कि एक श्रेणी का विस्तार गुणांक, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, यहाँ पर आपको रेंज ज्ञात करनी है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज का गुणांक ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और बटे में हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट पद कौन सा है आपका 50, ये लिख दीजिए 50,
सबसे छोटा कौन सा है 10, तो 50 माइनस 10 और 50 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 और बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर 60, ये काट दीजिए। इसके बाद हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6। अब अगर आप यहाँ पर इसको 3 से भाग करें तो ध्यान दीजिए ये कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यही आता रहेगा 6 6, ठीक है। तो कुल मिला के जब आपका ये 6 6 बार बार आएगा तो इसको अगर आप शुद्ध करके लिखेंगे तो 0.67 के आसपास लिख सकते हैं, तो ये आपका 0.67 हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। देखिए आपके यहाँ पर अगर आपने थ्योरी और फॉर्मूले पहले से पूरे तैयार कर रखे हैं जो मैंने सभी को प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यू भी ऐड हो जाएंगे, तो ये सब पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए आप अच्छे से, फिर उसके बाद प्रैक्टिस मैं यहाँ पर भी करा रहा हूँ, बाकी अपने आप से भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में, हो सकता है आपको आता सब कुछ हो लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन वहां पर घुमा के पूछ दिया जाए उसमें कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए प्रैक्टिस सबसे मस्ट है। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं वो लगाते रहिए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर Q1 की वैल्यू दी गई है 20, Q3 दिया गया आपको 40, तो कह रहा है चतुर्थांश विचलन, यानी कि यहाँ पर आपसे क्वार्टाइल डेविएशन गुणांक पूछा गया है, उसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोफिशिएंट की बात हुई है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 और बटे में होता है Q3 प्लस Q1, क्योंकि गुणांक निकालना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मान रखिए ये आपका है 40 माइनस 20 और बट्टे में हो जाएगा 40 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 40 से 20 जाएंगे 20 और बट्टे में ध्यान दीजिए 40 और 20 मिलके हो जाएगा 60, 20 एकम 20, 20 चाहे 60। अब आपको पता है 1/3 अगर आप भाग करेंगे तो 0.33 जो है आपका आ जाएगा, तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि समूहीकरण त्रुटि को दूर करने के लिए प्रसरण के लिए शेफर्ड का सुधार क्या है। अगर शेफर्ड सुधार नियम की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा μ2 करेक्ट, ठीक है। जो μ2 यानी कि जो द्वितीय आघूर्ण है वो करेक्टेड होना चाहिए, तो बराबर होता है μ2 माइनस I/12, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया μ2 करेक्टेड बराबर μ2 माइनस I² भागे 12, भाग में दिया गया चाहे बटे में लिख दीजिए उसको, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है प्रसरण के लिए शेफर्ड का सुधार नियम, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि प्रथम केंद्रीय आघूर्ण μ1 का मान हमेशा क्या होता है। देखिए जो आपका μr होता है ये तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि μr का मान होता है समेशन x माइनस x बार की पावर n, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं r, इस तरह से आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो r दिया गया है इस r की जगह पर अगर आप 1 रख दें तो ये बन जाएगा समेशन x माइनस x बार की पावर 1, और आप सभी लोगों ने समांतर माध्य में पढ़ा है कि समेशन x माइनस x बार इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो माध्य विचलन होता है वो आपका शून्य होता है। तो यहाँ पर ये अगर 0 होगा तो μ1 भी तो 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दो समूह हों, यहाँ पर दिया गया है n का मान और वेरिएंस दिया गया है, यानी कि प्रसरण दिया गया आपको n बराबर 50 दिया गया और वेरिएंस 25 दिया गया है कि माध्य समान है तो संयुक्त प्रसरण क्या होगा। देखिए यहाँ पर माध्य समान बता दिया गया, जब भी माध्य समान बोल दिया जाए तो वहां पर जो आपका d होता है यानी कि विचलन होता है वो आप यहाँ पर स्मॉल d से लिखिएगा, इसको स्मॉल d1 0 और इसके अलावा d2 0। देखिए d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है x माइनस x बार जो विचलन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस x बार जो है ये विचलन होता है, तो ये d की वैल्यू होती है। और पहले ही बता दिया गया कि माध्य समान है, तो माध्य समान होने की स्थिति में जो d1 और d2 की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा इसकी बात हुई है, यहाँ पर जो है आपको संयुक्त प्रसरण ज्ञात करना है, प्रसरण यानी कि संयुक्त वेरिएंस ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर
और बट्टे में हो जाएगा n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला, वैसे ये जो रियल फॉर्मूला होता है यहाँ पर सिग्मा 1 के साथ जो है, जो मैंने ये लिखा है आपका, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में क्या होता है आपका n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर ऐसा होता है। और यही सेम चीज यहाँ पर होती है, यानी कि सिग्मा 2 d2 स्क्वायर। लेकिन d1 और d2 आपका 0 है, इसलिए मैंने d का यहाँ पर मान नहीं रखा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी d दिया जाएगा तो फिर आपको पूरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये आपके n दोनों दिए गए हैं, एक आप 1 मान लीजिएगा और एक को आप n2 मान लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से ये आपका एक सिग्मा 1 हो जाएगा और एक सिग्मा 2 हो जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा n1 का मान कितना है 50, ये हो जाएगा 50 गुणे ये वेरिएंस दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, प्रसरण, यानी कि जो ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ही दी गई है, ठीक है, सीधे सीधे। तो कुल मिला के इसका मान कितना है 16, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 16। n2 का मान हो जाएगा आपका 50 और गुणे में हो जाएगा 25। बट्टे में देखिए n1 प्लस n2, तो 50 और 50 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, सीधे सीधे 100 हो जाएगा। कुल मिला के अगर ध्यान दो तो इन दोनों में 50 कॉमन है, अगर आप 50 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 16 और ये बचेगा 25। 16 और 25 अगर आप जोड़ दें तो 41 आ जाएगा और बट्टे में दिया गया है 100। 50 दूनी 100, 2 बार जाएगा, 41 बट्टे 2 आया और 41 को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो 20.5 आ जाएगा। अब आप विकल्प में देखिए, ये आपका विकल्प नंबर ए में दिया गया 20.5। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो ये याद रखिएगा, मैंने फॉर्मूला बता दिया, यहाँ पर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर होता है, ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है। ये याद रखिएगा, d1 और d2 की वैल्यू 0 है क्योंकि माध्य समान है, पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि विचलनों के वर्गों, यहाँ पर किसकी बात हुई है, विचलन के वर्गों का योग जो होता है वो न्यूनतम होता है जब विचलन किससे लिया जाता है। तो यहाँ पर बात हुई है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो है, इसका योग, विचलनों के वर्गों का जो योग होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, किसकी होती है, एम की होती है, यानी कि अर्थमेटिक मीन की बात होती है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग जो है हमेशा मिनिमम होता है। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि समांतर माध्य से लिए गए विचलन का यहाँ पर जो योग होता है वो 0 होता है। तो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है और उनके वर्गों का जो योग होता है वो हमेशा न्यूनतम यानी कि मिनिमम होता है। तो यहाँ पर जो है समांतर माध्य यानी कि एम जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि किसी भी श्रृंखला में माध्य विचलन यानी कि जो आपका मीन डेविएशन है, इसका मान सबसे कम कब होता है। तो याद रखिएगा मीन डेविएशन का मान जो है ये हमेशा जब माध्यिका से विचलन लिया जाता है, किससे, माध्यिका से। ये याद रखिएगा, जब विचलन आपका माध्यिका के सापेक्ष लिया जाता है यानी कि x माइनस मीडियन की बात होगी यहाँ पर। तो जब भी यहाँ पर माध्यिका के सापेक्ष विचलन लिया जाएगा तो मान जो है मीन डेविएशन का सबसे कम होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा माध्यिका की बात होगी, ठीक है, यहाँ पर मीडियन की बात होगी। इसके बाद कह रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करिए। देखिए मानक विचलन का मतलब यहाँ पर बात हो रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की। और वैसे तो अगर मैं बात करूं वेरिएंस यानी कि प्रसरण की, तो जब भी n प्राकृतिक संख्याओं की बात होगी तो ये होता है n स्क्वायर माइनस 1 बटे 12। देखिए ये आपका n प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता है, ठीक है, प्रसरण ज्ञात करने के लिए। किसकी बात कर रहा हूं, प्रसरण। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए बोला गया n विषम, तो विषम की बात हो रही है, तो विषम के लिए आप 2 के स्क्वायर से गुणा कर दीजिएगा इसमें, तो ये विषम के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर जो है 2 के स्क्वायर से इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वेरिएंस है। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि जो यहाँ पर वेरिएंस का अंडर रूट आप निकालेंगे तो वही यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए पहले से। तो ये मान आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए आप ये मान रखिए, तो अंडर रूट ये आपका आएगा 2 स्क्वायर n स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर बट्टे में दिया गया था कितना आपका 12। अब ध्यान दीजिए अगर आप यहाँ पर इसका वर्ग कर दें तो 2 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा आपका, सीधे सीधे 4 आ जाएगा।
और 4 से अगर आप कैंसिल कर दें तो 3 बार, कुल मिला के अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, ये बट्टे में दिया गया, आप इसको भाग के रूप में भी ऐसा लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वही आपका n स्क्वायर माइनस 1 जो है भागे 3 दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, भाग में दिया गया 3 या बट्टे में लिख सकते हैं उसको। के बाद आ जाइए, यदि यहाँ पर कुर्टोसिस दिया गया, देखिए ये कुर्टोसिस की मैंने तीनों कंडीशंस आपको बता रखी है वक्र की। जब भी बीटा 2 का मान 3 से ज्यादा हो, तो 3 से ज्यादा होने पर क्या होता है, लेप्टोकर्टिक होता है, ये याद रखिएगा। जब बीटा 2 आपका 3 से ज्यादा हो तो लेप्टोकर्टिक होता है, पहले भी मैंने बता रखा है, ठीक है। जब बीटा 2 आपका 3 के बराबर हो तो मेसोकर्टिक होता है, और इसके अलावा जब बीटा 2 3 से कम हो तो प्लेटोकर्टिक होता है। तो तीनों कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि खिलाड़ी ए का कोवेरियंस दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। कोवेरियंस यानी कि प्रसरण गुणांक दिया गया है, विचरक गुणांक बोल सकते हैं, और यहाँ पर दिया गया कोवेरियंस 60% है। एक खिलाड़ी ए है जिसका कोवेरियंस दिया गया, देखिए 2 खिलाड़ी हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों के जो है आपको यहाँ पर कोवेरियंस दिए गए हैं, ठीक है। खिलाड़ी ए का आपको दिया गया है 45% और इसके अलावा खिलाड़ी बी का कोवेरियंस दिया गया है 60%। तो कह रहा है कि कौन सा अधिक सुसंगत यानी कि कंसिस्टेंस है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जिसका भी कोवेरियंस यानी कि विचरण गुणांक जितना कम होता है उसकी अस्थिरता जो है वो उतनी ही अधिक होती है, याद रखिएगा। जिसका कोवेरियंस जितना कम होता है वो उतना ही अस्थिर होता है, और अगर अस्थिर होता है तो इसका मतलब वो अधिक सुसंगत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कोवेरियंस कम है, तो ये खिलाड़ी जो है आपका अधिक सुसंगत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि जिसका विचरण गुणांक कम होता है वो अधिक अस्थिर होता है, और यहाँ पर कम अस्थिरता के कारण जो है उसमें जो है अधिक सुसंगतता हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस खिलाड़ी की बात होगी, फिर खिलाड़ी ए की बात, ये जो है अधिक सुसंगत होगा क्योंकि यहाँ पर इसका विचरण गुणांक जो है वो कम है। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि एक प्लेटोकर्टिक बंटन की विशेषता क्या होती है। प्लेटोकर्टिक जो होता है आपका वो अधिक चपटा होता है। प्लेटोकर्टिक क्या होता है, देखिए अगर ग्राफ की मैं बात करूं, जैसे आप बनाइए, तो ये जो ग्राफ होता है सबसे पहले देखिए सिंपल सा ऐसे, ये जो ग्राफ होगा ये प्लेटोकर्टिक का होता है। इसके बाद जो बनता है ये आपका मेसोकर्टिक होता है, और फिर जो लास्ट में बनता है ये आपका लेप्टोकर्टिक होता है, ठीक है। ये आपका लेप्टोकर्टिक, ये आपका मेसोकर्टिक, और ये वाला जो हो जाएगा आपका प्लेटोकर्टिक। तो जो ज्यादा चपटा है वो कौन सा है, प्लेटोकर्टिक है। तो यहाँ पर अधिक चपटा कौन सा होगा, वो आपका प्लेटोकर्टिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर कह रहा है इसमें कि चल माध्य यानी कि मूविंग एवरेज विधि का उपयोग जो है वो किस घटक को मापने के लिए किया जाता है। तो जो मूविंग एवरेज होता है इसका प्रयोग हम लोग काल श्रेणी में जो प्रवृत्ति होती है यानी कि जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति होती है उसको मापने के लिए यहाँ पर जो है चल माध्य या फिर मूविंग एवरेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। इसके बाद देखिए चक्रीय परीक्षण, यहाँ पर किसकी बात हुई है, सर्कुलर टेस्ट की बात हुई है। चक्रीय परीक्षण जो है वो किस परीक्षण का विस्तार है। चक्रीय परीक्षण तो आप सभी को पता है, देखिए अगर नहीं याद रहता तो सीधे एक राउंड बनाइए, 0 लिखिए, 1 लिखिए और 2 लिखिए। अब जब इसे लिखेंगे आप तो P, देखिए पहले 0 से शुरुआत होगी इस तरफ से, P 0 1, फिर इंटू लगाइए P। अब इसके बाद फिर आगे बढ़िए 1 2, ये हो जाएगा 1 2, फिर इसके बाद P, फिर आप आगे आएंगे तो ये हो जाएगा 2 0, और इसका मान होता है 1। ये आपका होता है सर्कुलर टेस्ट यानी कि यहाँ पर जो है चक्रीय परीक्षण। और कह रहा है कि किसका जो है विस्तार रूप है, तो ये याद रखिएगा जो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है, कहीं पर दिया गया है विकल्प नंबर बी में। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट तो आपको पता होगा। टाइम रिवर्सल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होता है P01 इंटू P10 बराबर 1। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है टाइम रिवर्सल टेस्ट में। तो आपका जो चक्रीय परीक्षण होता है ये आपका जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट यानी कि समय उत्क्रमणिता परीक्षण का जो है एक विस्तार यानी कि व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि मार्शल एडवर्ड सूचकांक में भार के रूप में जो है वो किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा मार्शल एडवर्ड में जब भी आप भार की बात करेंगे तो इसमें भार की जगह पर, वैसे तो जो आपका यहाँ पर जो है जो प्रारंभिक मात्रा होती है
और जो अंतिम मात्रा होती है, इन दोनों का समांतर माध्य यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? समांतर माध्य भार की जगह। लेकिन जब यहाँ पर अंश और हर दोनों जगह पर आप यही मान रखेंगे Q1 प्लस सॉरी यहाँ पर जो है बटे 2, तो यहाँ पर जो है आपका ये 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो Q1 प्लस Q0 ही बचेगा। कुल मिला के यहाँ पर जो है आपका आधार वर्ष की मात्रा और ये जो है आपके यहाँ पर जो है वर्तमान वर्ष की मात्रा है, इन दोनों के योग जो है वो भार के बराबर जोड़ा जाता है। कुल मिला के भार में आप Q0 प्लस Q1 जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर, क्योंकि जो मेन फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पर क्या होता है, समेशन P1 और बट्टे में होता है समेशन P0 और साथ में आपका ये फॉर्मूला यूज होता है। तो 2 से 2 आपको यहाँ पर काट देना रहेगा, क्योंकि समांतर माध्य यूज करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों का पहले ही, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर इन दोनों का योग, तो आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष की मात्राओं का सम यहाँ पर जो है वो यूज किया जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि डर्विश-बाउले का सूचकांक जो है वो किस पर आधारित होता है। तो बाउले का जो सूचकांक होता है वो लेशपेयर और पाश्चे का समांतर माध्य होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है बाउले का जो सूचकांक होता है वो लेशपेयर और पाश्चे का समांतर माध्य होता है। तो यहाँ पर जो है लेशपेयर और पाश्चे का समांतर माध्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि यदि मूल्य सूचकांक, आपका प्राइस इंडेक्स कितना है, 125 है, तो पैसे की जो क्रय शक्ति है इसे प्रतिशत में ज्ञात करना है। याद रखिएगा, जो क्रय शक्ति होती है, किसकी बात कर रहा हूं, क्रय शक्ति, क्रय शक्ति। तो क्रय शक्ति जो होती है ये मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखिएगा, मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्रय शक्ति जब निकालेंगे तो बट्टे में आपका मूल्य सूचकांक आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिशत में मान निकालना है तो 100 गुणे आप 100 यूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 125 को इसको भाग करेंगे तो 0.8 लगभग आएगा, ठीक है। और ये 100 क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया है प्रतिशत में बदलने के लिए। इसको आप यहाँ पर 80% में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका 80% जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्रय शक्ति जो होती है वो मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि पारिवारिक बजट विधि यानी कि फैमिली बजट से सीपीआई की गणना का सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है समेशन WV बटे समेशन W, ये आपका होता है W, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें जो आपका ये दिया गया है ये आपका मूल्य अनुपात होता है। क्या होता है, मूल्य अनुपात, यानी कि मूल्य रेशियो की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर इस मूल्य अनुपात की बात करूँ तो मूल्य अनुपात जो है ये आपका यहाँ पर जो है समांतर भारित समांतर माध्य के साथ जो है वो ज्ञात किया जाता है। तो ये फॉर्मूला आप देखिए ये दिया गया है समेशन W इंटू वी और बट्टे में दिया गया है समेशन W, ठीक है। भाग का चिन्ह लगा है मतलब बट्टे की बात हो रही। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि मूल्य सूचकांक के निर्माण में जो है वो लेशपेयर का सूचकांक प्रायः क्या कार्य करता है। याद रखिएगा, मूल्य सूचकांक के निर्माण में जब भी मूल्य सूचकांक का निर्माण होता है तो जो लेशपेयर सूचकांक होता है ये मूल्य वृद्धि को अधिक आंकता है। जो मूल्य वृद्धि है उसको अधिक आंक लेता है, मतलब जितनी होती है उससे ज्यादा। तो यहाँ पर ये जो है अपवर्ड बायस होता है। याद रखिएगा, अपवर्ड बायस जो होता है ये कौन होता है, मूल्य सूचकांक के निर्माण में जो लेशपेयर सूचकांक होता है ये अपवर्ड बायस यानी कि मूल्य वृद्धि को जो है वो अधिक आंकता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कौन सा सूचकांक जो है वो कारक उत्क्रमणिता परीक्षण, यानी कि यहाँ पर जो है वो बात हो रही है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की, ठीक है। ये याद रखिएगा, किसकी बात हो रही है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की, को संतुष्ट करता है। तो कौन सा ऐसा परीक्षण है जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है। तो याद रखिएगा फिशर सूचकांक। वैसे तो मैं बात करूं कि फिशर सूचकांक जो है आपका ये दोनों को, यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट और इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इन दोनों को संतुष्ट करता है कौन सा, फिशर सूचकांक, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि श्रृंखला आधार सूचकांक यानी कि चेन बेस इंडेक्स की बात हो रही है। चेन बेस इंडेक्स को स्थिर आधार सूचकांक यानी कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स, एफबीआई का मतलब फिक्स्ड बेस इंडेक्स में बदलने का सूत्र क्या होता है। तो जब भी आपको सीबीआई को एफबीआई में बदलना हो यानी कि चेन बेस इंडेक्स को
यहाँ पर फिक्स्ड बेस इंडेक्स में बदलना हो तो यहाँ पर आप यूज करेंगे, याद रखिएगा, करंट CBI यानी कि चेन बेस इंडेक्स इनटू प्रीवियस FBI और बटे में होता है आपका 100। इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है विकल्प नंबर ए में, करंट CBI इनटू प्रीवियस FBI बटे 100, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद देखिए कह रहा है कि निर्वाह लागत सूचकांक जो है ये मुख्य रूप से क्या मापता है। जो आपका यहाँ पर निर्वाह लागत सूचकांक यानी कि लिविंग इंडेक्स नंबर जो होता है ये मुख्य रूप से किससे मापता है, थोक मूल्यांक को, औद्योगिक उत्पादन को, विशिष्ट वर्ग की खुदरा कीमतों को। याद रखिएगा जो आपका यहाँ पर निर्वाह लागत सूचकांक होता है यानी कि लिविंग इंडेक्स नंबर होता है ये हमेशा जो है यहाँ पर जो रिटेल प्राइस होता है इसकी स्पेसिफिक क्लास को जो है यहाँ पर देखता है, विशिष्ट वर्ग की खुदरा कीमतों को देखता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि 2015 में आय जो थी वो 20,000 रुपए थी और फिर बोला गया है कि 2020 में जो आय है वो 30,000 है और सूचकांक आपको दिया गया 150 है। तो वास्तविक आय क्या होगी। देखिए फॉर्मूला होता है रियल इनकम, याद रखिएगा वास्तविक आय यानी कि रियल इनकम बराबर फॉर्मूला होता है वर्तमान आय, बटे इंडेक्स यानी कि सूचकांक और गुणे में हो जाएगा 100। अगर आप सॉल्व करें, देखिए वर्तमान आय ये 2020 की आय है, सॉरी 15 की, यानी कि ये आपकी बेस ईयर की आय हो जाएगी और ये आपकी करंट ईयर की आय हो जाएगी। तो यहाँ पर 2020 में कितनी आय है 30,000, ये हो जाएगा आपका 30,000 और बटे में सूचकांक कितना है 150 और गुणे में हो जाएगा 100। इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 15 दूनी 30, 0 200 आएगा और 200 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 गुणे 100 यानी कि ये बन जाएगा आपका 20,000। अब ध्यान दीजिए जो हम लोगों ने रियल इनकम निकाली है वो आई है आपकी 20,000 और जो आपकी बेस ईयर की इनकम थी, जो आपके बेस ईयर की इनकम है वो भी कितनी है 20,000 है। तो अगर इन दोनों का अंतर देखिए, यहाँ पर पहले की इनकम 20,000 थी और जो हम लोगों ने रियल इनकम निकाली वो भी 20,000 है, तो कोई परिवर्तन हुआ अभी तक, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 20,000 माइनस 20,000 तो कितना आ जाएगा 0, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप बताएंगे कोई परिवर्तन नहीं यानी कि 0। तो ये याद रखिएगा जब भी आपका जो रियल आय है, जो वास्तविक आय है, अगर वो बेस ईयर के बराबर है तो इसका मतलब कोई परिवर्तन जो है यहाँ पर वास्तविक आय में नहीं हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर कह रहा है कि सह संबंध R और प्रतीपगमन गुणांकों के बीच सीमा का कौन सा नियम सही है। याद रखिएगा इन दोनों में से एक का मान अगर एक है, इन दोनों में से अगर कोई भी एक, जैसे कि BYX इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो यहाँ पर फिर जो है आपका BXY जो होगा वो एक से कम होगा, यानी कि यहाँ पर एक जो है हमेशा अगर एक से बड़ा है तो दूसरा हमेशा एक से कम होगा, ये लिमिट याद रखिएगा इसकी। तो इफ 1 यहाँ पर जो कोफिशिएंट है अगर वो एक से बड़ा है तो दूसरा जो होगा आपको वो एक से छोटा हो जाएगा, अगर एक से बड़ा है एक तो दूसरा जो है वो एक से छोटा होगा, ये याद रखिएगा इन दोनों के बारे में। अगला देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि R का मान दिया गया, N का मान दिया गया, PE का मान दिया गया और ये आगे मान दिया गया। देखिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा 0.6745 इंटू यहाँ पर होता है 1 माइनस R स्क्वायर और बटे में होता है √n, ठीक है, इसको मैं कैपिटल N लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला है। तो अगर आप ध्यान दें तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू क्या बताई गई है 2/3, मतलब मैं इसकी जगह पर 2/3 का मतलब 2/3 लिख देता हूँ। 1 माइनस R की वैल्यू आपको दी गई है 0.8 और 0.8 का अगर आप वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.64 आ जाएगा और बट्टे में N की वैल्यू दी गई है 36, तो N का मान रख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 36, तो ये आएगा आपका 2/3 गुणे, देखिए 1 से इसको घटाना है तो 1 से अगर आप 0 पॉइंट घटाएंगे तो ये आएगा 6 और बट्टे में अगर इसका वर्गमूल निकाल लें तो ये आ जाएगा 6 यानी कि 2 और बट्टे में हो जाएगा 3 गुणे। देखिए यहाँ पर जो है अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 0.06
इससे अगर इसको कैंसिल कर दूं तो 0.03 आ जाएगा, और 3 का गुणा अगर आप इसमें कर देंगे तो यहाँ पर जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर गुणा करिए तो 2 का गुणा कर देंगे तो 0.06। अब आप चेक करिए यहाँ पर 0.06 जो है आपका कहाँ पर आएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गलती हुई है, ये 2 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 से आपने इसको कैंसिल किया तो 3 दूनी 6, अब 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 0.04 ये विकल्प नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने फॉर्मूला नोट्स आपको ऐप में ऐड करवा दिया है, ठीक है। अगला देखिए, सहसंबंध गुणांक जो है इसको सांख्यिकीय रूप में सार्थक कब माना जाता है? जब भी आपका सहसंबंध गुणांक जो है, जब इसका मान 6 गुणे पीई यानी कि आर का मान जो है वो 6 गुणे पीई से बड़ा होगा, तब आपका ये सार्थक माना जाएगा। ये याद रखिएगा, जब भी आपका सहसंबंध की वैल्यू होगी वो 6 इंटू पीई से बड़ी होगी, तभी यहाँ पर जो है इसको सार्थक माना जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि अनिर्धारक गुणांक का सूत्र क्या है? यहाँ पर अनिर्धारक गुणांक का सूत्र होता है k बराबर 1 माइनस आर। ये जो है आपका अनिर्धारक गुणांक बोलते हैं इसको, अनिर्धारक गुणांक। तो अनिर्धारक गुणांक 1 माइनस आर स्क्वायर, देखिए ये दिया गया विकल्प नंबर सी में। तो अनिर्धारक गुणांक जो है आपका 1 माइनस आर स्क्वायर होता है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है, देखिए यहाँ पर बी वाई एक्स की वैल्यू दी गई, बी एक्स वाई की वैल्यू दी गई, समांतर माध्य और आर का मान। सबसे पहले अगर मैं समांतर माध्य निकालूं तो बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स बटे 2, दोनों का मान रखिए। देखिए यहाँ पर जो है बी एक्स वाई का मान है -0.9, फिर इसका मान रखेंगे तो ये भी माइनस में है 0.4, बट्टे में हो जाएगा 2। अब इसको ऐड कर दीजिए तो -9 4 13 यानी कि 1.3 बटे 2। इसको अगर आप भाग करेंगे तो देखिए 0.2 छंग 12 और इसके अलावा 2 पंचे 10 यानी कि 0.65। देखिए मीन की वैल्यू 0.65 यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर दी गई है, दोनों में माइनस में है, तो दोनों के बाद अब इसको भी निकालना पड़ेगा। अगर एग्जाम में एक ही मिल जाए तो फिर दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं। अब आर निकालना है तो आर बराबर होता है अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। अब इसमें देखिए अगर दोनों के मान ऋणात्मक हैं तो आर आपका ऋणात्मक आएगा, ये याद रखिएगा। अगर दोनों ऋणात्मक है तो आपका आर जो है वो ऋणात्मक आएगा, तो यही सही होगा, ठीक है। चलिए मान रख के देखिए, माइनस दोनों के मान रख दीजिए 0.4 और ये गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, और यहाँ पर जब इसको आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.06। इस तरीके से यहाँ पर आप इसे 0.6, ठीक, ये आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है आपका विकल्प नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समवर्ती विचलन विधि में आपको n की वैल्यू दी गई है और c की वैल्यू दी गई है, आपसे यहाँ पर आर सी की वैल्यू पूछी गई है। तो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n बटे n, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर n की बात की जाए तो ये आपका डिवीजन पेयर होता है, यानी कि n बराबर होता है आपका कैपिटल N माइनस 1। कैपिटल N की वैल्यू है 10, माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ये तो आपको मिल गया। लेकिन याद रखिएगा अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों चिन्ह होते हैं, आपको हमेशा यहाँ पर जो है 2c माइनस n निकालना पड़ेगा पहले। अगर आपके इसकी वैल्यू प्लस में आ जाएगी तो ये मान प्लस में लेना है, और अगर उसका मान नेगेटिव आ जाएगा तो ये मान नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2c माइनस n की बात करें तो c का मान यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया 4, सॉरी 2 दिया गया, 2 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 4, और n का मान आपका है 9, तो ये कितना आ जाएगा 5 को भी माइनस का। ये समझ में आया? c का मान मैंने 2 रखा तो 4 हो गया, और 4 से 9 घटा दिया तो 5 मिल गया माइनस का। अभी मैंने बताया था कि 2c माइनस n का मान अगर नेगेटिव आएगा तो इस फॉर्मूले में आपको नेगेटिव लेना है, अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लेना है। तो ये मान नेगेटिव आ गया तो हम नेगेटिव लेना है, माइनस यहाँ पर देखिए 2c माइनस n की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है -5 बट्टी में देखिए n का मान 9 रख दीजिए, ये आ जाएगा, तो ये आएगा -5 बटे 9। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मान नेगेटिव आएगा, एक तो कंफर्म है, ठीक है, नेगेटिव मान आएगा। और इसके अलावा जब इसको आप सॉल्व करके वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग ये आपको मिल जाएगा 0.74।
5, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके वर्गमूल निकाल के एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आएगा आपका मान, निगेटिव आएगा इसलिए इतना हो जाएगा। इसके बाद आइए, अगला कह रहा है कि कोवेरिएंस दिया गया आपको, यहाँ पर कोवेरिएंस जो दिया गया है वो एक्स और वाई दोनों का होगा, ठीक है। सीधे सीधे आपको यहाँ पर कोवेरिएंस दे दिया गया है और वेरिएंस एक्स दिया गया है, वेरिएंस वाई दिया गया है। तो एक्स और वाई का प्रतीप गमन गुणांक पूछा जा रहा है, यानी कि बी वाई एक्स आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। जब भी वाई एक्स निकालना होगा तो यहाँ पर एक्स आएगा, और जब एक्स वाई निकालना होगा तो यहाँ पर वेरिएंस वाई आएगा, ठीक है। अब देखिए कोवेरिएंस एक्स वाई का मान है 24 यानी कि 24, और बटे में वेरिएंस ऑफ एक्स जो दिया गया है ये दिया गया है 16। अब अगर आप इसको भाग करें तो 16 एकम 16 दशमलव, देखिए 8 बचेगा, यानी कि 16 पंचे 80, 1.5। तो ये मान यहाँ पर जो है आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू याद करनी है। देखिए स्टैटिक्स में आपको कैलकुलेशन पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके जरूर आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको इनकी प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा भी अगर वहां पर चेंज करके मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि भ्रामक सहसंबंध का अर्थ क्या होता है। जो भ्रामक सहसंबंध होता है ये एक प्रकार का जो है उच्च सहसंबंध होता है, जो केवल एक संयोग होता है, यानी कि कोइंसिडेंस होता है। यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, याद रखिएगा कि भ्रामक सहसंबंध जो है एक प्रकार का उच्च सहसंबंध होता है, जो एक प्रकार का संयोग होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला कह रहा है कि यदि x और y के बीच संबंध जो है पूर्णतः द्विघाती हो, या कोई द्विघात समीकरण दिया गया y बराबर एक्स स्क्वायर, तो कार्ल पियर्सन का जो है r क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए जो कार्ल पियर्सन का मान है, यानी कि r का मान ये केवल और केवल जो है आपका रेखीय सहसंबंध के लिए मान्य होता है। किसके लिए होता है? रेखीय संबंध के लिए, या फिर रेखीय समीकरण बोल सकते हैं। तो कार्ल पियर्सन के लिए r का मान आप केवल रेखीय समीकरण से निकाल सकते हैं, और ये आपका द्विघात समीकरण दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर r की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो ये याद रखेगा कार्ल पियर्सन से जो r की वैल्यू निकलती है वो केवल और केवल रेखीय समीकरण के लिए निकाली जा सकती है, और यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण दे दिया गया, इसलिए r की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि विक्षेप चित्र में, मतलब एक ग्राफ की बात हो रही है, उसमें एक क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, पर r का मान क्या होगा। मान लीजिए कोई एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में आपकी एक सीधी रेखा यानी कि क्षैतिज रेखा खींच दी गई है। अब ग्राफ जब भी खींचा जाता है तो दो मानों के बीच ही खींचा जाएगा, यानी कि एक मान आपका y अक्ष का होगा और एक मान x अक्ष का होगा। अब ये लाइन बिल्कुल सीधी बनी हुई है, मतलब इसमें कोई विक्षेप यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक का मान परिवर्तित कर रहे हैं तो दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये लाइन मैंने यहाँ पर देखिए x का मान 1 है, फिर x का मान 2 है, y पर मान 3 है, फिर 4 हो गया। लेकिन अगर इधर ध्यान दें तो 1 2 3, देखिए यहाँ पर जो है इस लाइन पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट हुई 1 से कहाँ तक गई 4 तक, मतलब x की वैल्यू बदल रही है लगातार। पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। तो x पर वैल्यू बदलती जा रही है, लेकिन y अक्ष पर ध्यान दें तो ये अभी भी 2 के सामने ही दिख रहा है। मतलब जब आप एक में मान में परिवर्तन करते हैं, एक के मान में, और दूसरे के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब वहां पर आपको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो जब कोई मान परिवर्तन नहीं होता है तो वहां पर भी r की वैल्यू जो है वो 0 ही होती है, ये भी याद रखिएगा। जब यहाँ पर एक का मान बदलने पर दूसरे के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो इसका मतलब वहां पर जो r की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि अनुमान की मानक त्रुटि। यहाँ पर जो है अनुमान की मानक त्रुटि की बात हुई है, ज्ञात करें, और आपको वैल्यू दी गई है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा सिग्मा y, और इनटू में होता है 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। देखिए फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आपको कैलकुलेशन आता भी रहेगा तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका याद रखिएगा सूत्र होता है। अब केवल मान ही तो रखना है। देखिए सिग्मा y का मान कितना है 10 अंडर रूट 1 माइनस आर की वैल्यू है 8.8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 है 64, यानी कि ये बन जाएगा 0.64। यहाँ पर आएगा आपका 10 इंटू, इसको घटा दीजिए
0.36, ये हो जाएगा 10, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो 0.6 और गुणा करेंगे तो 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 आपका विकल्प नंबर बी में दिया गया ये, तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला कह रहा है कि प्रतिगमन गुणांकों पर मूल बिंदु और पैमाने के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रतिगमन गुणांक होता है ये मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है। मूल बिंदु का मतलब जानते हैं कि नहीं? मूल बिंदु का मतलब जब भी कोई चीज जोड़ी या फिर घटाई जाए उसकी बात हो रही है, और पैमाने में परिवर्तन से मतलब यहाँ पर गुणे और भाग से होता है। तो आपका जो प्रतिगमन होता है ये मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है, मतलब चाहे जो भी संख्या जोड़ दी जाए चाहे जो भी संख्या घटा दी जाए प्रतिगमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पूरी तरह स्वतंत्र होता है। लेकिन पैमाने के परिवर्तन से ये प्रभावित होता है, यानी कि इस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विकल्प नंबर सी में बताया गया कि मूल बिंदु से स्वतंत्र होता है लेकिन पैमाने से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला, यहाँ पर देखिए ये सारे मान दिए गए हैं और यहाँ पर आपसे x और y का डेविएशन पूछा गया है, दिया गया, तो आपसे r क्या है पूछ रहा है, r का मान पूछ रहा है। फॉर्मूला याद रखिएगा समेशन एक्स वाई और बट्टे में यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दें तो समेशन वाई आपका 0 है, समेशन एक्स आपका 0 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल समेशन एक्स लिखा। और अंडर रूट में भी आपका इतना ही बनेगा, फिर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू में हो जाएगा समेशन वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स और वाई के मान तो पहले से 0 है, तो ये 0 से अच्छा यहाँ पर मान लिखना ही नहीं। अब देखिए इसका मान कितना है आपका 30, ये हो जाएगा 30 बट्टी अंडर रूट, देखिए समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40, ये हो जाएगा 40 गुणे समेशन वाई की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है 90, ये हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 30 बट्टी में हो जाएगा 9 चौको 36, तो इतना आ जाएगा। कुल मिला के 30 बट्टे इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको भाग करेंगे तो 0.5, यानी कि विकल्प नंबर सी जो दिया गया है आपका 0.5, ये मान यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर ध्यान दीजिए शायद इतने ही क्वेश्चन थे, हाँ यहीं पर इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, तो अब आज की क्लास में यहीं पर एंड करूंगा। बाकी आप सभी लोगों को जितना भी बताया जा रहा है उससे आप जितना अच्छे से तैयार कर सकते हैं सभी लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी इसकी फी मैंने बता दी है आप सभी को कि अब अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो अब आपको यहाँ पर 299 पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। आप सभी लोगों ने जो कमेंट किया था उसके लिए कूपन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये कूपन जल्द ही एक्सपायर होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें 1500 MCQ ऐड करा दिए गए हैं, इसके अलावा यूपीजी के कंप्यूटर नोट्स ये पहले से आपको दिए गए थे फ्री में, स्टैटिक्स के साथ नोट्स, इसके अलावा फॉर्मूला नोट्स, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर 10+ फुल मॉक टेस्ट के साथ जो है मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कूपन कोड जो है बहुत जल्द एक्सपायर होगा, तो जल्द ही से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए आप सभी लोग जो है LV क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से जो है आप इसे बाई कर सकते हैं। धन्यवाद।